नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। सीएम योगी कल जाएंगे अयोध्या, भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी यहां पर राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। वह पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों का भी जायजा लेंगे। सीएम योगी अयोध्या में साधु संतों से मुलाकात करेंगे। वह अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि स्थल का भी जायजा लेंगे। पीएम मोदी का 5 अगस्त को अयोध्या जाना प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक उस दिन अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में कुल 200 लोग ही रहेंगे। हालांकि सूची 268 लोगों की बनी है, लेकिन कोरोना काल में नियमों के हिसाब से 200 लोग ही उपस्थित रहेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम के विकास के लिए कराए जाने वाले कार्यों का जायजा लिया था। इस संबंध में सीएम योगी ने प्रेजेंटेशन दिखाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि अयोध्या नगरी ने आने वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि अयोध्या नगरी के विकास के सभी काम योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से किए जाएं। अयोध्या नगरी का विकास इस प्रकार से किया जाए कि यहां आने वालों को कोई दिक्कत ना हो। 5 अगस्त को है मंदिर का भूमि पूजन। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख तय की गई है। इसके लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा गया है। पीएम 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को 8 बजे शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री 11 से 1 बजे के बीच अयोध्या पहुंच सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, चीन सहित कुछ सीमावर्ती देशों से सरकारी खरीद पर रोक। जी हां दोस्तों, सरकार ने चीन सहित उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगाया है जिनकी भारत के साथ सीमाएं हैं। इन देशों में एक फर्म सुरक्षा समिति और विशेष समिति के साथ पंजीकरण के बाद ही निविदा भी भर सकती है। यह कदम चीन के साथ सीमा विवाद के बीच आया है। गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत सरकार ने भारत की सीमा से लगे देशों की बोली पर अंकुश लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियमों 2017 में संशोधन किया है। यह कदम देश की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। व्यय विभाग ने देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सार्वजनिक खरीद पर एक विस्तृत आदेश जारी किया। आदेश के तहत भारत की सीमा वाले देशों का कोई भी आपूर्तिकर्ता भारत में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए माल, सेवाओं या परियोजना कार्यों की आपूर्ति के लिए बोली लगा सकता है, जब यह उपयुक्त प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो। इसमें कहा गया है कि पंजीकरण के लिए उपयुक्त प्राधिकरण उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा गठित पंजीकरण समिति होगी। इसके लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य होगी। आदेश के दायरे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं शामिल हैं, जो सरकार या इसके तहत आने वाली संस्थाओं से वित्तीय सहायता चाहती है। देश की रक्षा और सुरक्षा में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों और राज्य उपक्रमों आदि द्वारा खरीद के मामले में इस आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 257(1) का उपयोग करते हुए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है। राज्य सरकारों की खरीद के मामले में राज्य उपयुक्त प्राधिकारी का गठन करेंगे, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य रहेगी। कुछ मामलों में छूट दी गई है। इसमें वैश्विक महामारी को रोकने के लिए 31 दिसंबर तक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के लिए कोविड-19 की खरीद शामिल है। सरकार ने एक अलग आदेश में उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है जिन्हें भारत सरकार द्वारा ऋण सुविधा या विकास सहायता प्रदान की गई है। आदेश के अनुसार नया प्रावधान सभी निविदाओं पर लागू होगा जिन निविदाओं को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है या पात्रता मूल्यांकन का पहला चरण पूरा नहीं हुआ है। जो बोलीदाता पंजीकृत नहीं है उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। यदि यह चरण पूरा हो जाता है तो निविदा रद्द कर दी जाएगी और प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाएगा। यह प्रावधान निजी क्षेत्र द्वारा खरीद पर लागू नहीं होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दोनों देशों में तल्ख तेवर से भारत को हो सकता है बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, इस महीने अमेरिका द्वारा हांगकांग से वरीयता व्यापार स्टेटस वापस लेने के बाद अब भारत में जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात का भविष्य सुनहरा हो सकता है। ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह बात कही है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि अधिकारी ने कहा कि चीन ने हांगकांग पर नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू कर दिया है। इसके बाद अब अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो मौजूदा ड्यूटी को 3
6.3% से बढ़ाकर 7.5% कर सकता है। भारत के लिए नए अवसर। GJEPC के चेयरमैन कॉलिन शाह ने कहा, अमेरिका के इस फैसले को मोटे तौर पर देखें तो मुझे लगता है कि इससे भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड के लिए संभवतः अवसर पैदा होंगे। अमेरिका के लिए भारत के बाद हांगकांग और चीन चौथे सबसे बड़े जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स हैं। भारत के अलावा इस लिस्ट में फ्रांस और इटली भी शामिल है। चीन से भारत शिफ्ट हो सकती है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। पिछले साल हांगकांग और चीन ने अमेरिका में क्रमश $980.85 मिलियन और $2622.19 मिलियन कीमत के जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात किया है। शाह ने कहा, नए आदेश के तहत हांगकांग से वरीयत संधि को खत्म किए जाने के बाद भारत के लिए नए बिजनेस के अवसर मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्षमता है कि वो चीन से शिफ्ट कर भारत में आ जाएं। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में वैश्विक लीडर बनने का मौका। उन्होंने कहा, भारत में कच्चे माल, श्रम बल और स्किल की नैसर्गिक क्षमता है। इस सेक्टर में 50 लाख लोगों की वर्क फोर्स है जो काम करती है। ऐसे में अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत के लिए मौका है कि वो जेम्स एंड ज्वेलरी का ट्रेडिंग हब बने और वैश्विक लीडर के नाम पर अग्रसर हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में भी होंगे लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव। शनिवार को हो सकता है तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, कई राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को चुनाव आयोग ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोरोना काल में भी उपचुनाव करवाने पर सहमति बनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि शनिवार को उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव के तारीखों में जरूर बदलाव हो सकता है। अभी एक लोकसभा सीट और 56 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में चुनाव करवाने की है। वहां पर सिंधिया गुट के विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थाम लिया था, जिस वजह से 25 सीटें खाली हैं। इसके अलावा 2 विधायकों का निधन हो गया था। ऐसे में कुल 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यहाँ पर कई मंत्रियों ने बिना विधानसभा की सदस्यता के मंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में 6 महीने के अंदर उनका उपचुनाव जीतना जरूरी है। कुछ ऐसा ही हाल गुजरात में भी है, जहाँ पर राज्यसभा चुनाव के दौरान 8 कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड में भी 2 विधानसभा सीटें दुमका और बेरमो खाली है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी टुंडला, बांगरमऊ, रामपुर किसवार और बुलंदशहर विधानसभा सीट खाली है। इसमें टुंडला और बुलंदशहर के उपचुनाव के आयोग ने टाल दिया था। बाकी की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा शनिवार को हो सकती है। इसके अलावा बंगाल में 4, उड़ीसा में 2, मणिपुर में 11, पुडुचेरी में 1, कर्नाटक में 2, हरियाणा में 1 और छत्तीसगढ़ में भी 1 सीट खाली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा विवाद पर बोला विदेश मंत्रालय। भारत चीन के बीच बनी सहमति को गंभीरता से लागू करने पर दोनों पक्ष सहमत। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन में जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि दोनों पक्ष पिछले दिनों बैठक में बनी आपसी सहमति को गंभीरता से लागू करने के लिए सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने चीन के साथ सीमा वार्ता पर कहा, दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की जल्दी और पूरी तरह से वापसी संबंधों की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता व्यापक संबंधों के लिए आवश्यक है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष सहमत हुए हैं कि बैठकों में वरिष्ठ कमांडरों के बीच बनी सहमति को गंभीरता से लागू करने की जरूरत है। मंत्रालय ने आगे कहा कि दोनों पक्षों में सहमति बनी है कि सैनिकों की पूर्ण वापसी की रूपरेखा तय करने के लिए जल्दी ही वरिष्ठ कमांडरों की बैठक होगी। सरकार ने बताया कि भारत और चीन दोनों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति और सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया की समीक्षा भी की है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की मौजूदा बातचीत आगे भी जारी रहेगी। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव कम करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 5 जुलाई को टेलीफोन पर लगभग 2 घंटे तक बात हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला। चीनी कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए सरकारी ठेकों में किया बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, चीन सीमा पर लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। केंद्र सरकार लगातार ऐसे फैसले कर रही है। चीनी सामानों और कंपनियों का वर्चस्व तोड़ने की मुहिम में लगी मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को सरकार ने जनरल फाइनेंस रूल्स 2017 में बदलाव में करने का फैसला किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी ठेकों और नीलामी में उन देशों की कंपनियों को सीधे इजाजत नहीं दी जाएगी जिनकी जमीनी सीमाएं भारत से लगती हों। ऐसे देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। लेकिन सरकार का फैसला साफ तौर पर चीनी कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए उद्देश्य से लिया हुआ माना जा रहा है। फैसला सभी नए और कुछ शर्तों के साथ पुराने ठेकों पर भी लागू होगा। नियमों में बदलाव के मुताबिक सरकारी ठेका प्राप्त करने के लिए होने वाली नीलामी में इन देशों की कंपनियां सीधे हिस्सा नहीं ले पाएंगी। अब इन कंपनियों को पहले भारत में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन का काम वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाला औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से गठित रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार बदले गए नियम में ये साफ शर्त लगाई गई है कि इन कंपनियों को गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी जबकि विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी लेनी होगी। पाबंदी लगाने का आधार भारत की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा संबंधी जरूरतों को बनाया गया है। ये पाबंदी सभी सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं, सरकारी कंपनियों और पब्लिक प्राइवेट क्षेत्र जैसे सभी प्रोजेक्ट में लगाई गई है जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। हालांकि ये पाबंदी निजी क्षेत्र की कंपनियों पर लागू नहीं होगी। हालांकि सरकार ने अपने आदेश में सीमित मामलों में कुछ रियायतें भी दी हैं। इनमें कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मेडिकल सामानों की आपूर्ति भी शामिल है। इन्हें फिलहाल 31 दिसंबर 2020 तक इस पाबंदी से छूट दिए जाने का फैसला किया गया है। उन देशों को भी इस फैसले से बाहर रखा गया है जिन्हें भारत क्रेडिट देता है और उनके विकास में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया व सचिन के बाद हरियाणा के नेता के बगावत के सुर, कांग्रेस नेतृत्व पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब हरियाणा में भी कांग्रेस के सियासी प्याले में तूफान दिख रहा है। हरियाणा से भी कांग्रेस में बगावत की आहट है और एक वरिष्ठ नेता के विद्रोह के सुर सुनाई पड़े हैं। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, पूर्व सांसद एवं विधायक कुलदीप बिश्रोई ने पार्टी के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे वरिष्ठ नेताओं पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के साथ अपना पुराना फोटो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनके प्रति हुए व्यवहार से कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप ने कांग्रेस आलाकमान से यह आग्रह भी किया कि उन नेताओं को कुछ और जिम्मेदारी देनी चाहिए जो 30 से 35 वर्षों से कुर्सियों पर जमे हैं और जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने और सचिन पायलट के बगावत करने से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है और आलाकमान को राज्यों में भाजपा को टक्कर देने के लिए जनाधार वाले नेताओं को आगे लाना चाहिए। कुलदीप इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधने के साथ ही कहा कि यदि उनके कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने की अफवाहें फैलाई गई तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कुलदीप ने ज्योतिरादित्य और सचिन के साथ अपनी फोटो 2 दिन पहले पोस्ट की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। इस बहस के बीच बृहस्पतिवार को कुलदीप ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि वह जन्मजात कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, हालात बने तो पायलट बन सकते हैं सीएम। जी हां दोस्तों, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए ही बगावत किए हैं और देश में ऐसा इतिहास रहा है कि जिनके पास कम विधायक रहे हैं वह भी मुख्यमंत्री बने हैं। जब सतीश पुनिया से उन परिस्थितियों के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे समीकरण बनते हैं जब छोटे दल के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि अभी तक राजस्थान में राजनीतिक हालात स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने अंतर्विरोध की वजह से खत्म हो रही है, जहां पर सचिन पायलट जैसे नेता को पार्टी छोड़नी पड़ रही है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हाथ से निकल के नेता अपने आप को स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा सत्र बुलाए जाने के सवाल पर पुनिया ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तब विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि 2 संवैधानिक संस्थाएं आपस में अपने अधिकार को लेकर नहीं टकरा सकती हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि सरकार को हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही सदन की बैठक बुलानी चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि सचिन पायलट और भारतीय जनता पार्टी मिलकर गहलोत सरकार को गिराना चाहते हैं। दूसरी ओर सचिन पायलट की ओर से कहा जा रहा है कि वह अभी भी कांग्रेस पार्टी में है और पार्टी के अंदर रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी यूपी के 9.8 लाख श्रमिकों के खाते में आज ट्रांसफर करेंगे 1-1 रुपए। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को श्रमिकों व कामगारों को 1,000 रुपए आर्थिक सहायता देने के दूसरे चरण में प्रदेश के 9.8 लाख लोगों के खाते में 90.88 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही आपदा पूर्व चेतावनी तथा राहत प्रबंधन के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन एवं आपदा प्रहरी ऐप का अनावरण करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल पर वर्चुअल रैली के जरिए बीजेपी मनाएगी बड़ा जश्न। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट काल में अगस्त का पहला हफ्ता ऐतिहासिक होने जा रहा है। 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव पड़ सकती है तो वहीं इसी दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए हुए 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा जश्न मनाने की तैयारी में है। जुलाई के आखिरी हफ्ते से लेकर अगस्त के शुरुआती दिनों में
ये कार्यक्रम किए जाएंगे। देश के अलग अलग शहरों में बीजेपी नेता 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वर्चुअल रैली करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई जगहों पर कार्यक्रम करेंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए पिछले 1 साल में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही सभी राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध नागरिकों के बीच संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। इस आयोजन के तहत हर जिले में 50 से ज्यादा प्रबुद्ध लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद की स्थिति और केंद्र सरकार के किए गए कार्यों के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसके बाद अंत में 3 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अनुच्छेद 370 के अलावा 3 तलाक बिल को लेकर भी बीजेपी अभियान चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक पूरे देश में मुस्लिम महिला सशक्तिकरण अभियान चलाएगी। ऐसे में महिला मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा की अलग अलग इलाकों में बैठक होगी, जिसमें बीजेपी हर जिले में कम से कम 100 महिला बुद्धिजीवी के साथ संवाद करेगी। इस मुद्दे पर 28 जुलाई से 3 अगस्त तक पूरे 1 सप्ताह एक भारत एकात्म भारत नाम से सोशल मीडिया में प्रचार अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि सभी से इतर 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखी जानी है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। 12 दिनों में 3 ने छोड़ा पार्टी का साथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। 12 दिनों के अंदर पार्टी के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। खंडवा जिले की मादांता विधानसभा से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी और सावित्री देवी कासडेकर ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। सावित्री देवी के इस्तीफे के बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा था कि अभी और विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। वहीं इस्तीफा देने के बाद नारायण पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बता दें कि मध्य प्रदेश में 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थाम लिया था और तत्कालीन कमलनाथ सरकार को अल्पमत में लाकर आखिरकार गिरा दिया था। इसके बाद 12 जुलाई को बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और 17 जुलाई को नेपा नगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कसडेकर ने भी इस्तीफा दे दिया था। 23 जुलाई को मादांता विधायक ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली। इस तरह मार्च से अब तक पार्टी से इस्तीफा देने वालों की संख्या अब 25 हो गई है। अब इस इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन इस्तीफों के बाद कांग्रेस के अब 89 विधायक हैं, जबकि 230 सदस्यीय सदन में बीजेपी के 107 विधायक हैं। अन्य और निर्दलीय 7 विधायक हैं, जबकि 27 सीटें खाली पड़ी है, जिन 27 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के सियासी घमासान में क्या होगा आगे, फ्लोर टेस्ट पर कांग्रेस बटी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि राजस्थान में फ्लोर टेस्ट आयोजित करने पर पार्टी के अंदर 2 तरह के विचार हैं। एक वर्ग तत्काल विश्वास मत के लिए जाने का सुझाव दे रहा है, जबकि दूसरा वर्ग अदालत की कार्यवाही पूरा होने तक के लिए इंतजार करने को कह रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश नहीं है। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा एक अनुकूल फैसले की उम्मीद है और संकट से निपटने के लिए हमने एक राजनीतिक योजना तैयार की है। अजय माकन ने यह भी कहा कि अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य बागी विधायकों को किसी तरह की शिकायत थी तो वो पार्टी के मंच पर बात कर सकते थे, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि हालिया घटनाक्रम के पीछे भाजपा का हाथ है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, हमें विश्वास है कि हमारे पास संख्या बल है, हम सदन में बहुमत साबित कर देंगे। हमें पूरा भरोसा है कि विधानसभा में हमें मिलने वाले मतों की संख्या बहुमत से भी 15 से 20 अधिक होंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हम अदालत में नहीं गए थे, विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायक अदालत में गए। यह राजनीतिक लड़ाई है और कानूनी लड़ाई इसका एक हिस्सा भर है। माकन ने कहा, हाईकोर्ट का निर्णय कल आएगा। 2 राय आई है। एक राय यह है कि अभी सदन में बहुमत साबित करने के लिए आगे बढ़े और दूसरी राय यह है कि न्यायालय के फैसले का इंतजार कर लें ताकि कोई बहाना नहीं रह जाए। याचिका में 21 जुलाई के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्पीकर ने 24 जुलाई तक पायलट और अन्य बागी विधायकों को उनके नोटिस पर कार्रवाई स्थगित करने के लिए कहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की चालबाजी पर भारत का सख्त संदेश, सीमा पर डोभाल वांग यी के बीच सहमति का सम्मान हो। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद सुलझता दिख नहीं रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीनी सेना द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों से पीछे नहीं हटने की रिपोर्टों के बीच भारत ने चीन को आज पुनः चेताया कि उसे विशेष प्रतिनिधियों की सहमति के अनुरूप पूरी तरह से पीछे हटने और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यहां नियमित ब्रीफिंग में कहा, हमारी अपेक्षा है कि चीनी पक्ष हमारे साथ सेनाओं को पूरी तरह से हटाने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए गंभीरता से काम करेगा, जैसा कि दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच सहमति कायम हुई है। पैंगोंग झील हॉट स्प्रिंग इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने में विलंब से उपजी आशंकाओं के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में अनेक बयानों में अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान एवं सख्ती से अनुपालन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता का आधार है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।